तो आज के लेक्चर में हम बात नहीं करने वाले हैं बीआईएम की। तो देखो बीआईएम क्या चीज़ है कि बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग इसका फुल फॉर्म है। और ये जो एक प्रोसेस है, जो भी तुम्हारे जो बिल्डिंग होती है, मतलब कि रेजिडेंशियल या फिर कमर्शियल या फिर इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट जो भी बनाए जाते हैं, उनमें प्रोसेस फॉलो होती है। जैसे कि सबसे पहले किसी ने प्लान बनाया और फिर उसके बाद वो अप्रूव हुआ, फिर जो भी डॉक्यूमेंटेशन और गवर्नमेंट का काम था, उसके बाद किसी बिल्डर को ढूंढना, उसने वो प्लान बनाया। फिर बिल्डर के बाद वो जो है वो ओनर को मिला, फिर ओनर ने उसे ऑपरेट किया, उसका मेंटेनेंस किया। तो ये सारी प्रोसेस होती है। तो इसमें जो है, इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? बी फॉर बिल्डिंग, डी फॉर डिजाइनिंग और ओ फॉर ऑपरेटिंग। अब इसमें बिल्डिंग का काम कौन करता है? बिल्डर करता है या फिर कॉन्ट्रैक्टर करता है, जिसे ठेकेदार भी कहते हैं। इसके बाद डिजाइनिंग, ये काम कौन करता है? इंजीनियर्स करते हैं। इसके बाद ऑपरेट, ये काम कौन करता है? मतलब यूज करना। तो वो होता है हमारा, इसे ओनर कह सकते हो या फिर क्लाइंट। तो ऐसे जो प्रोसेस है बेसिकली बीआईएम, बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग की, बिल्डिंग के शुरू से लेके एंड तक, मतलब फर्स्ट स्टार्टिंग से लेके, फर्स्ट बोल रहे या फिर स्टार्टिंग से लेके एंड तक जो भी प्रोसेस इन्वॉल्व होती है, वो कंप्लीट प्रोसेस को हम बीआईएम बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो लेक्चर सीरीज फोकस होने वाली है, वो होने वाली है इसके ऊपर, डिजाइनिंग। क्योंकि बिल्डिंग जो है वो बिल्डर बनाने वाला है। तो अगर तुम्हें इंजीनियर, एज ए इंजीनियर तुम बिल्डर भी बन सकते हो। लेकिन हम यहाँ पे, सिंस ये लेक्चर सीरीज रहने वाली बीआईएम इंजीनियर पे, तो हम इसके ऊपर फोकस करने वाले डिजाइनिंग फेज पे। तो शुरुआत करने से पहले एक ये तो हमारा इंट्रोडक्शन हो गया, लेकिन यहाँ पे मैं कुछ इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर जो है वो सिविल इंजीनियरिंग के बता देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे हम नेक्स्ट स्लाइड लेंगे। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर जो है कौन से सिविल इंजीनियरिंग में, तो टोटल 17-18 इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर तुम्हें मिल जाएंगे। और जहाँ डिपेंडिंग ऑन कि तुम कब ये वीडियो देख रहे हो, थोड़े और भी बढ़ गए होंगे। लेकिन यहाँ पे सिंस रेविड के ऊपर रहने वाले लेक्चर हमारे, रेविड आर्किटेक्चर, तो यहाँ पे रेविड आर्किटेक्चर में जो है 2D प्लान जो होते हैं, उन्हें हम कलरिंग नहीं कर सकते। 3D में हम उसे कलरिंग कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे 2D में अगर हमें कलरिंग करना है, तो उसके लिए हमें ऑटोकैड का यूज करना पड़ेगा। ये कंपलसरी है, क्योंकि तुम रेविड में ट्राई भी कर लो तो नहीं हो सकती कलरिंग 2D के लिए। अब यहाँ पे मैं 3D नहीं बोल रहा। इसलिए जो है रेविड आर्किटेक्चर के लिए हमें ऑटोकैड की जरूरत पड़ती है। दिस इज वाई वी नीड ऑटोकैड फॉर। अगर ऑटोकैड का जो है, मैंने ऑलरेडी लेक्चर सीरीज बना के रखी है, जहाँ पे मैंने ऑटोकैड की बेसिक से लेके, मतलब ऐसा मान लो जीरो टू हीरो जो प्लेलिस्ट है, वो चेकआउट कर लेना चैनल पे। उससे मैंने ऑटोकैड की सारी इन्फॉर्मेशन नहीं बताई है कि ऑटोकैड सॉफ्टवेयर के सारे कमांड्स उसमें जो है वो बताए बेसिकली। तो यहाँ पे ऑटोकैड का मैं यहाँ पे इंट्रोडक्शन नहीं दे रहा, और ऐसे सबको ही पता है कि ऑटोकैड क्या चीज़ है। जो भी हम शुरुआत करते हैं सिविल इंजीनियरिंग, सबसे पहला सॉफ्टवेयर रिकमेंड किया जाता है, वो होता है ऑटोकैड। और उसका रीज़न भी है कि ऑटोकैड बहुत आसान है एज कम्पेयर टू अदर सॉफ्टवेयर, जैसे कि हमारा रेविड हो गया, या फिर स्टैट प्रो हो गया, या फिर हमारा लेट्स से नेविस वर्क। तो इन सारे सॉफ्टवेयर के कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा सिंपल सॉफ्टवेयर है वो है ऑटोकैड। और यहाँ पे ऑटोकैड जो है वैसे सेमी पैरामेट्रिक सॉफ्टवेयर है, या सेमी पैरामेट्रिक। और रेविड जो हमारा आता है, वो हमारा आता है पैरामेट्रिक। और नेक्स्ट चीज़ यहाँ पे मैं एक बात बताना चाहूँगा, ऑटोकैड और हमारा जो रेविड है, तो रेविड और ऑटोकैड जो है, दोनों के दोनों सॉफ्टवेयर हमारे CAD सॉफ्टवेयर है। CAD का फुल फॉर्म में बता दो, C फॉर कंप्यूटर, A फॉर एडेड और D फॉर डिजाइनिंग। मतलब कंप्यूटर एडेड डिजाइन मतलब क्या? एडेड का मतलब होता है मदद से। कंप्यूटर को तुम्हें पता है, संगणक जिसे हिंदी में भी कहते हैं। डिजाइनिंग मतलब कि कुछ ड्राइंग्स बनाना। तो यहाँ पे इसे ड्राफ्टिंग भी कहेंगे। मतलब ड्राफ्टिंग तो नहीं, क्योंकि आजकल तो ऐसे ड्राफ्टिंग थोड़ा डिफरेंट मीनिंग होता है, लेकिन इसे मैं ड्राइंग कहूँगा। तो यहाँ पे सीधा सीधा मतलब कैड का ये हो जाता है
कंप्यूटर के मदद से बनाई गई ड्राइंग या फिर कंप्यूटर के मदद से की गई डिजाइनिंग। तो यहाँ पे हमारा आर्किटेक्ट जो है, रेविड आर्किटेक्ट एक कैड सॉफ्टवेयर है। अब दूसरा हमारा आता है सी ए ई। सी ए ई का क्या मतलब होता है? जैसे हमारा कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग होता है, तो वैसे ही हमारा सी ए ई होता है। सी तो वैसे कंप्यूटर हो गया, ए फॉर एडेड हो गया, वो भी सेम है। ई जो है हमारा होता है इंजीनियरिंग। तो इंजीनियरिंग का क्या मतलब होता है? इसमें जो भी इंजीनियरिंग के कैलकुलेशंस है वो सारे किए जाएंगे। तो बेसिकली एनालिसिस जो है, स्ट्रक्चरल एनालिसिस, वो इसमें आएगा। तो ये हमारा जो सी ए ई जो है, तो स्ट्रक्चर जो है जैसे रेविट स्ट्रक्चर इसमें आता है। और भी सॉफ्टवेयर जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो इसमें जो कौन से सॉफ्टवेयर आ सकते हैं, तो हमारे स्टैट प्रो आता है, इसमें ई टैब आता है। और भी एक नया सॉफ्टवेयर टेक्ला टेस्ला का, वो है टेक्ला, तो वो भी उसमें आता है। तो ऐसे हमारे सॉफ्टवेयर जो है वो सी ए ई में आते हैं, कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग। और ये जो है रेविड, ये तीनों के तीनों रेविड के जो है, ये ऑटोडेस्क के प्रोडक्ट है। ऑटोडेस्क अगर गूगल पे सर्च करोगे तो ये कंपनी मिल जाएगी। तो ये ऑटोडेस्क जो है, इसका मैं बता देता हूँ कंपनी का। ये यूएस की कंपनी है, यूनाइटेड स्टेट। और ऑटोकैड भी जो है वो इसी कंपनी का प्रोडक्ट है। तो ये दोनों प्रोडक्ट जो है इसी कंपनी के है। और सिंस ये यूएस बेस्ड है, तो तुमने एक चीज नोटिस की होगी, जब ऑटोकैड की ड्राइंग बाय डिफॉल्ट पे ओपन करोगे तो एक्चुअल में वो इंचेस में होती है, वो मीटर में नहीं होती। तो क्वेश्चन मुझे कई बार आया था कि ये मीटर में क्यों नहीं होती, क्योंकि हम तो इंडियन से तो मीटर में काम करते हैं। उसका रीजन है कि यूएस में जो है इंपीरियल सिस्टम फॉलो की जाती है। इंपीरियल क्या है? बेसिकली अपना फीट और इंचेस जो है वो हमारी इंपीरियल सिस्टम होती है, फीट और इंचेस। वहाँ पे जो है मेट्रिक सिस्टम नहीं फॉलो की जाती। मेट्रिक का क्या मतलब होता है? मीटर, सेंटीमीटर और एमएम, तो ये सारे हमारे मेट्रिक सिस्टम होती है। तो ऑटोकैड में इसलिए जो है, अगर कोई क्वेश्चन किसी को अगर पढ़ा भी होगा कि यार ये डिफॉल्ट में इंचेस में क्यों सेट है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ने क्या होता है, मैंने नोटिस किया था। तो हमारा लेक्चर था, तो स्टूडेंट्स ने ऑटोकैड ओपन किया और ड्राइंग का स्टार्ट कर दिया। क्योंकि इंचेस और मीटर जो है वो एक जैसे ही लगता है। मैं फॉर एग्जांपल 35.89 अगर दे दूं, तो इंचेस में आएगा या मीटर में आएगा, मुझे वो दिखाता नहीं है। वो जो डायमेंशन जब मैं चेक करता हूँ, तो डायमेंशन से सिर्फ ये वैल्यू ही आएगी। तो ये एक्चुअल में इंचेस में होता है। तो उसका जो है कैसे सेट करते हैं, कैसे यूज करते हैं, ये सब मैंने प्लेलिस्ट में एक्सप्लेन किया है, वो चेकआउट कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा आता है रेविड स्ट्रक्चर। अब रेविड स्ट्रक्चर की एक बात बता दो, रेविड में स्ट्रक्चर का काम कर सकते हैं, लेकिन स्ट्रक्चर में जो है, रेविड में हमारा जो स्ट्रक्चर एनालिसिस जो होता है, तो स्ट्रक्चर एनालिसिस इंडिया में अप्रूव्ड नहीं है, मतलब वैलिड नहीं है। उसके लिए जो है स्ट्रक्चरल एनालिसिस, यहाँ पे एनालिसिस पार्ट जो है, उससे करने के लिए हमें जो प्रॉपर जो सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे कि हमारा फॉर एग्जांपल स्टैट प्रो हो गया या फिर हमारा ई टैब हो गया, उनका यूज करना पड़ता है। इंडिया में रेविड से किया गया एनालिसिस वैलिड नहीं किया जाता। और उसके रीजन भी बहुत सारे, क्योंकि अपडेट्स और वो सब, तो उसके ऊपर नहीं जाएंगे टेक्निकलिटी के ऊपर। अब हमारा नेक्स्ट सॉफ्टवेयर आता है, वो थोड़ा सा कुछ लोगों को लग सकता है कि ये वाला हम क्यों सीख रहे हैं रेविड में। एम ई पी, एज अ सिविल इंजीनियर। एम ई पी का जिन लोगों को नहीं पता, उनका उसका फुल फॉर्म होता है मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल प्लम्बिंग। एम फॉर मैकेनिकल, ई फॉर इलेक्ट्रिकल और पी फॉर प्लम्बिंग। क्वेश्चन आता है, ठीक है, मैकेनिकल जो ब्रांच है, मैकेनिकल ब्रांच, और एक और ब्रांच आती है इसके बाद, वो आती है ई एन टी सी। कई जगह पे इसे डिफरेंट नेम्स भी है, लेकिन मैं इसे ई एन टी सी बोल रहा हूँ क्योंकि ये ज़्यादा वाइडली यूज है में। तो इन दोनों ब्रांचेस का है, तो यहाँ पे हम इसे क्यों सीख रहे हैं, ये कुछ लोगों को अभी तक क्वेश्चन अगर आया होगा तो अच्छी चीज़ है। इसका मतलब ये होता है कि तुम्हारा ध्यान लेक्चर पे था और थोड़ी थिंकिंग भी है तुम्हारी अच्छी। तो देखो, इसका मैं एक डिफरेंट स्लाइड पे इसे एक्सप्लेन करता हूँ। तो यहाँ पे जो है, मान लो यहाँ पे हमारे बहुत सारे प्लम्बिंग है। तो यहाँ पे जो लोड आता है इन सभी प्लम्बिंग्स का, स्पेशली डक्ट्स का जो लोड आता है हमारे बिल्डिंग पे आता है। ये जो लोड जो
ज़्यादा होता है, जब ये डक्ट्स जो है अपनी फुल सप्लाई में होते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा लोड होता है। और ये सब जो हमारा आता है, तो सबसे पहले इससे होता ये है कि हमारा बिल्डिंग का जो वेट है वो बढ़ जाता है। तो इसके लिए हमें एनालिसिस करना पड़ता है, और उस हिसाब से हमारे जो स्ट्रक्चर एनालिसिस, वैसे सारा पार्ट आता है स्ट्रक्चर एनालिसिस में, कि जो हमारे बार्स होंगे, हमारा जो ग्रेड ऑफ कंक्रीट होगा, ग्रेड ऑफ कंक्रीट, तो वो सारा जो है इन्फ्लुएंस हो जाता है, वो हमें थोड़ा सा बढ़ाना पड़ता है सेफ्टी के लिए। तो इसलिए जो है हमें एमईपी इम्पोर्टेंट है। और एक और चीज़ भी है, वो मैं बताता हूँ कि मान लो फॉर एग्जांपल किसी बिल्डिंग में एसी है, मतलब मैं वहाँ पे एसी लगाने वाले हूँ सारे रूम्स में। तो उस एसी लगाने पे हमारी विंडोज एंड डोर्स की जो रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट इन सेंस क्या, साइज, तो उसकी जो साइज है, और ऐसे किसी बिल्डिंग में जहाँ पे हम एसी नहीं लगवाने वाले, तो वहाँ की जो साइज है वो हमारी डिफरेंट होंगी, वो सेम नहीं होगी। और इसलिए जो है एमईपी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। और एक और चीज़ भी आती है, मान लो कोई अगर हमारा रूम है, उस रूम में हमें फायर फाइटिंग के लिए तो स्प्रिंकलर्स दिए जाते हैं। तो स्प्रिंकलर्स कई बार ऐसे दिए जाते हैं कि रूम का पूरा अपीयरेंस ही बिगड़ जाता है। अगर किसी बिल्डिंग में अगर गए होगे, या प्लानिंग प्रॉपर नहीं की गई है, तो वहाँ पे कई बार क्या होता है, रूम से ही एक पाइप आ जाता है, क्योंकि स्प्रिंकलर्स में पानी आने के लिए उनके लिए पाइप डालना पड़ता है। तो कई बार क्या होता है, उनके अंदर जो है पाइप आ जाता है रूम के अंदर ही। तो ये जो है बहुत खराब दिखता है वैसे। इसलिए हमें जो है एमईपी इसलिए भी इम्पोर्टेंट है, ये मैंने 3 रीज़न बता दिए। और एक और चीज़ भी आती है कि अगर तुम्हें एमईपी आता है एज अ सिविल इंजीनियर, तो सिविल इंजीनियर जो है एमईपी के बेसिस पे फायर फाइटिंग में हायर हो सकता है, और दूसरा ऑप्शन होता है उसके लिए प्लम्बिंग में भी हायर हो सकता है। तो ये दोनों चीज़ों में सिविल इंजीनियर जो है रेविड एमईपी एमईपी जो है बेसिकली मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल प्लम्बिंग, इसके बेसिस पे वो हायर हो सकता है। तो इसलिए हमें रेविड में एमईपी भी इम्पोर्टेंट है, और वो भी हम जो है वैसे इस वाले लेक्चर में तो नहीं, मतलब इस वाले प्लेलिस्ट में या लेक्चर सीरीज बोल रही इसके ऊपर तो नहीं, इसके ऊपर हम आर्किटेक्ट सीखेंगे। लेकिन आने वाले लेक्चर्स में हम एमईपी भी सीखेंगे और रेविड स्ट्रक्चर भी सीखेंगे। इसके बाद जो ये वैसे ये सारे सॉफ्टवेयर जो है एक के बाद एक आते हैं, और रेविड में हमें एक के बाद एक तो आते तो है, और रेविड में ये सारे इंपॉर्टेंट है रेविड सीखने के लिए। क्योंकि मैंने बताया था कि सिविल इंजीनियरिंग में तो बहुत सारे प्रकार के सॉफ्टवेयर है, तो उसमें से रेविड सीखने के लिए ये सारे इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ऑटोकैड से जो 2D प्लान बनाएंगे, उसे बढ़िया से कलरिंग वलरिंग हो जाने के बाद वो आर्किटेक्ट में जाएगा, आर्किटेक्ट से फिर स्ट्रक्चर में जाएगा, और फिर स्ट्रक्चर से एमईपी में जाएगा। एमईपी से जाने के बाद एक चीज़ आती है, वो नेविस वर्क। तो नेविस वर्क जो एक सॉफ्टवेयर होता है, नेविस वर्क से हम सॉफ्टवेयर जो है बहुत सारे सॉफ्टवेयर, जैसे हमारा रेविड हो गया, ऑटोकैड हो गया, हमारा एमईपी हो गया, स्ट्रक्चर हो गया, स्ट्रक्चर के भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर जैसे स्टैट प्रो हो गया, या फिर ई टैब हो गया। तो ये जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं स्ट्रक्चर के, एमईपी पे, ऑटोकैड, आर्किटेक्ट, वो सारे के सारे सॉफ्टवेयर का जो फाइल्स है वो कंबाइन होके आती है एमईपी में। अब एमईपी में एक चीज़ है कि हम एमईपी में जो है एडिटिंग जो है नहीं कर सकते। मान लो यहाँ पे एमईपी में तुम्हें कोई प्रॉब्लम दिखी किसी कॉलम में, तो वो जो कॉलम है उसे तुम पोजीशन को जो है मूव नहीं कर सकते। उसे मूव अगर करना है, तो उसके मैं बताता हूँ उसका यूज़ कैसे करना है। तो सबसे पहले एमईपी से ये समझ लो कि प्रॉब्लम जो है वो डिटेक्ट होती है। तो प्रॉब्लम जो है आइडेंटिफाई कह सकते हो, वो आइडेंटिफाई होती है या फिर प्रॉब्लम डिटेक्ट होती है। फिर जब हम प्रॉब्लम्स को डिटेक्ट करते हैं, मान लो कोई क्लैश हो रहा है, जैसे किसी कॉलम से कोई पाइप जा रही है, तो हमने ये आइडेंटिफाई कर लिया। अब क्या करेंगे, तो हम उस इंजीनियर को जिसका ये प्लान है उसे कॉल नहीं करेंगे। तो यही पे एक नेक्स्ट सॉफ्टवेयर आता है DIM 360। बहुत से स्टूडेंट्स को कुछ को ये लगता है कि सिविल इंजीनियरिंग के सारे के सारे एडिटिंग वर्क जो है, सारे के सारे सॉफ्टवेयर के काम, एनालिसिस हो गया, या फिर हमारा आर्किटेक्ट हो गया, फिर से ड्राइंग भी कह सकते हो, ड्राइंग का काम,
या फिर हमारा एमईपी का काम, ये सारा का सारा BIM 360 में होता है। BIM 360 में कुछ भी नहीं होता। सिविल इंजीनियरिंग का काम BIM 360 नहीं होता, और ना ही मैनेजमेंट का। कुछ को तो मैनेजमेंट तक भी लगता है कि ये सारा BIM 360 में होता है। अगर वैसा ही होता तो मैं तो ये बोलता, आज के लेक्चर में BIM 360 सीखेंगे, सिविल इंजीनियरिंग खत्म। तो ये नहीं होता। BIM 360 में सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, कम्युनिकेशन होता है। कम्युनिकेशन और कम्युनिकेशन, और उसके साथ एक चीज होती है फाइल शेयरिंग। ये फाइल जो होती है उनको हम शेयर कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लोगों को मैनेज कर सकते हैं। और एक और चीज भी आती है, अगर जो बॉस है वो ये डिसाइड कर सकता है कौन सी फाइल तुम्हें दिखानी है और कौन सी फाइल तुमसे हाइड करनी है। और ये तब होता है जब बहुत से बड़े बड़े कॉन्फिडेंशियल प्रोजेक्ट्स होते हैं। जैसे टेक एन एग्जांपल ऑफ द आर्मी बेस का अगर कोई प्रोजेक्ट है, तो वहाँ पे हमें डिसाइड करना है कौन सी फाइल हमें शेयर करनी है, कौन सी नहीं करनी है। तो यहाँ पे जो है ये सारा काम 360 में होता है, कि फाइल शेयर करना। जैसे तुम व्हाट्सअप यूज करते हो, वैसा ही समझ लो कि BIM 360 कुछ नहीं, बस एक व्हाट्सअप है जिसके ऊपर हम फाइल शेयर कर रहे हैं। तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग व्हाट्सअप हम 360 क्यों यूज करें, कि पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर ही क्यों डाल दिया। तो उसका रीजन एक आता है, बहुत से रीजन है वैसे, लेकिन सिंपल रीजन मैं बता दूं कि जो फाइल शेयरिंग होती है वो छोटी फाइल्स भी नहीं होती कई बार। और उससे हम जो कॉलिंग, व्हाट्सअप कॉल जैसे करते हैं, तो उस प्रकार की कॉलिंग, वीडियो कॉलिंग, चैटिंग, वो सब BIM 360 से बहुत से ज़्यादा इफिशियंटली होता है। तो ये भी एक वन ऑफ द रीज़न है, और बहुत से इसमें रीज़न भी आते हैं, लेकिन उसमें हम नहीं डलेंगे। तो ये समझ लो कि BIM 360 का यूज़ कम्युनिकेशन के लिए होता है बेसिकली। तो यहाँ पे जैसे मैंने बोल रहा था, नेविस्टोर से हमने कोई प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर ली। तो प्रॉब्लम हमने की आइडेंटिफाई, तो हमने जो इंजीनियर है उसको हम कॉल करेंगे। तो क्वेश्चन आता है किसके थ्रू करेंगे, व्हाट्सअप कॉल नहीं करना है उसे कॉल कह लो, या फिर उसे ये भी कह सकते हो, इन्फॉर्म करेंगे BIM 360 के बेसिस से, मतलब उसका यूज करके। फिर वो इंजीनियर, मान लो MEP में प्रॉब्लम आ रही थी, हमने MEP वाले को कॉल किया, तो वो जाएगा MEP का जो सॉफ्टवेयर है उसका, रेविड, उसके अंदर जाएगा, उस फाइल को ओपन करेगा, वो इंडिविजुअल फाइल को उसे ढूंढेगा, ओपन करेगा, फिर उसे रेविड MEP में एडिट करेगा, फिर उसे वो वापस भेजेगा। अभी सॉफ्टवेयर के बेसिस पे उसे आराम से वापस भेज सकता है उसी सॉफ्टवेयर को, फिर उसी इंजीनियर को, कि उसे बोलेगा कि इज दिस ओके और नॉट। तो ये सारे फीडबैक लूप है इसमें। हम फीडबैक लूप जो है इसमें हम नेविस वर्क और BIM 360 का यूज होता है। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो भी हमारी फाइल जो होती है, बड़े अगर प्रोजेक्ट पे काम करे, बहुत सारी फाइल्स बन जाती है। तो मान लो तुम्हारी 25 फाइल्स बन गई, क्योंकि काम करने वाले अगर मान लो फॉर एग्जांपल 30 एम्प्लॉयज है अलग अलग। अब उसमें सारे के सारे आ गए, आर्किटेक्ट आ गए, हमारे स्ट्रक्चर आ गए, MEP वाले आ गए। तो ये अलग अलग लोग काम कर रहे हैं, इससे 50 फाइल जनरेट हो रही है। तो क्या हम जो क्लाइंट को प्रेजेंटेशन करेंगे, क्या हम क्लाइंट को 50 फाइल दिखाएंगे? नहीं। उससे हम क्या करेंगे, वो सारी फाइल्स नेविस वर्क में डाल के फिर अच्छे से उसे प्रेजेंट करेंगे। और यहाँ पे ये जो फाइल्स आएंगी वो अलग अलग लोगों से आएंगी, स्ट्रक्चर वाले से आएगी, आर्किटेक्ट से आएगी, मैकेनिकल से आएगी। तो ये सारी फाइल जो है कंबाइन होके आएगी। तो ये जो कंबाइंड फाइल जो होती है, इन्हें वैसे एक नाम भी होता है, और वो होता है सेंट्रल फाइल। और यहाँ पे सेंट्रल फाइल के जो चीज़ होती है, सेंट्रल फाइल, वो बेसिकली कॉम्बिनेशन होता है लोकल फाइल का। लोकल फाइल क्या है, जिसके ऊपर इंजीनियर्स काम कर रहे हैं, वो हमारी लोकल फाइल्स होती है। तो लोकल फाइल्स में मान लो फॉर एग्जांपल 3 स्पेशल लोकल फाइल्स बनी, मतलब 3 प्रकार की जो फाइल्स है, या बोले डिपार्टमेंट है, 3 डिपार्टमेंट हमारे, आर्किटेक्ट, स्ट्रक्चर और MEP। तो आर्किटेक्ट की जो है मान लो 10 फाइलें है, स्ट्रक्चर की 20 है, और MEP की 15 है। तो इन सब में क्या है, स्ट्रक्चर इंजीनियर है सारे के सारे, वो नेविस वर्क का यूज करेंगे यहाँ पे, और एक फाइल बनाएंगे स्ट्रक्चर की, सॉरी आर्किटेक्ट की एक फाइल हो जाएगी,
और सेम फॉर स्ट्रक्चर की भी एक फाइल हो जाएगी और एमईपी की भी एक फाइल हो जाएगी। तो ऐसे 3 फाइल्स हो जाती है। तो 3 अलग अलग फाइल जो है वो हम फिर जो बनेगी उसे हम कहेंगे सेंट्रल फाइल। तो ये जो है हम दिखाएंगे क्लाइंट को। तो ये ऐसे खेल चलता है कि हम ये सारी जो फाइल्स है, ये 3 फाइल हम इसे फिर क्लाइंट को दिखाएंगे rather than showing कि 50 फाइलें एट वंस। फिर वो क्लाइंट भी बोलेगा इतना सारा क्या चल रहा है। तो इसलिए हम नेविस वर्क और BIM 360 का यूज करते हैं। तो क्लाइंट से कम्युनिकेट करने के लिए भी हम BIM 360 का यूज करते हैं। तो यहाँ पे अब एक चीज आती है और उसका नाम है बिल्डिंग साइकिल। कि जैसा कि मैं बोल रहा था शुरुआती में लेक्चर की कि बिल्ड बी फॉर बिल्ड डिजाइन ऑपरेट, BOD। तो ये चीज क्या है? तो ये बिल्डिंग लाइफ साइकिल है। तो बिल्डिंग लाइफ साइकिल में यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। शुरुआत यहाँ पे हमारी होती है, या अपने इसे 1 नहीं कहूँगा, इसे 0 कहूँगा, कंसेप्चुअल डिजाइन। तो कंसेप्चुअल डिजाइन क्या चीज़ है कि यहाँ पे हम डिजाइनिंग तो करते हैं लेकिन डिटेल डिजाइनिंग नहीं करते, वो हमारे नेक्स्ट स्टेप में करते हैं। कंसेप्चुअल डिजाइन में क्या होता है, हम डिसाइड करते हैं बिल्डिंग में क्या क्या होने वाला है, बिल्डिंग किस टाइप की होने वाली है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम बिल्डिंग में ये डिसाइड कर सकते हैं कि यहाँ पे स्विमिंग पूल होगा, क्या वहाँ पे जिम होगा, क्या वहाँ पे मतलब फॉर एग्जांपल PG होगा। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे कंसेप्चुअल डिजाइन में डिसाइड करते हैं, मतलब डिजाइन नहीं करते, डिसाइड करते हैं। डिफरेंस मतलब डिजाइन का और डिसाइड का। डिसाइड का मतलब ये डिसाइड करना कि क्या क्या होने वाला है। डिजाइन का मतलब कि उसे डिजाइन करना, मॉडलिंग करना, सॉफ्टवेयर का यूज करना है। यहाँ पे क्या आएगा, ओवरऑल जनरल आइडिया, थोड़ा सा दिमाग का यूज किया, कागज पेन का यूज किया, कि पेपर का यूज किया और दिमाग का यूज किया, और ये डिसाइड करने के लिए कि क्या क्या होने वाला है। तो ये हमारा आता है कंसेप्चुअल डिजाइन में। तो इसमें हम डिटेलिंग तो नहीं करते, बस डिस्कशन करते, फिर डिसाइड करते यहाँ पे बिल्डिंग का लुक कैसे होगा, कैसे दिखेगी, कितने G+ कितने फ्लोर्स की होगी, उसका साइज कैसा होगा। तो ये सारे जो काम है वो हमारे होते डिजाइनिंग कंसेप्चुअल डिजाइन फेज में। तो यहाँ पे नेक्स्ट हमारी चीज आती है, वो है नेक्स्ट फेज हमारा डिटेल डिजाइन। अब यहाँ से और यहाँ से जो है डिटेल डिजाइनिंग और एनालिसिस, ये दो चीजें जो है वो है हमारे इंजीनियर की। क्योंकि आगे को चीजें वो डिफरेंट डिपार्टमेंट से आती है। तो यहाँ पे दो चीजें जो है डिटेल डिजाइनिंग और एनालिसिस, ये हमारे इंजीनियर करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जो आर्किटेक्ट होता है वो एक प्लान बनाता है, आर्किटेक्चरल प्लान जिसे हम कहते हैं। तो वो प्लान अगर उसने बनाया अच्छा, अगर क्लाइंट को लगा, तो फिर वो अप्रूव होके कहाँ पे जाता है, सिविल इंजीनियर पे। अब क्वेश्चन आता है सिविल इंजीनियर क्या करता है फिर? सिविल इंजीनियर एक साइट प्लान बनाता है। अब साइट प्लान में क्या आ सकता है? फॉर एग्जांपल साइट प्लान में जो सेंटर लाइन प्लान अगर देखा होगा, सेंटर लाइन प्लान वो आता है। और जिन लोगों को नहीं पता सेंटर लाइन प्लान क्या चीज़ है, तो उन्हें बता दो कि सेंटर लाइन प्लान बेसिकली क्या है। तो सेंटर लाइन प्लान यहाँ पे कुछ ऐसा दिखता है। इससे हम क्या करते हैं, कॉलम जो होते हैं हमारे, यहाँ पे देख सकते हैं कॉलम, थोड़ा सा ब्लर है। तो यहाँ पे कॉलम की पोजीशन जो है, कैसे कॉलम को प्रॉपरली प्लेस करें, क्योंकि सारा खेल कॉलम पे है। कॉलम जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि अगर कॉलम पे जो लोड आएगा वो लोड फिर नीचे जाके फाउंडेशन में जाएगा। और अगर हमारा कॉलम ही कमज़ोर हुआ तो बिल्डिंग टूट जाएगा। तो इसलिए वॉल लोड नहीं लेती है, वैसे सबको पता ही होगा कि हमारी जो वॉल्स होती है वो लोड नहीं लेती, सिर्फ यहाँ पे कॉलम लेता है हमारा। मतलब कॉलम फाउंडेशन तक लोड ट्रांसफर करता है, फाउंडेशन उसके ऊपर लोड जाता है एंड में। तो यहाँ पे कॉलम के लिए, इसके लिए सेंटर लाइन प्लान बनाने का काम जो है वो इंजीनियर करता है। तो यहाँ पे हमारा स्क्रीन वैसे अच्छे से दिख नहीं रही होगी, इसे थोड़ा सा मैं एडिट कर लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पे अच्छा, आई होप इससे स्क्रीन दिख रही होगी। तो यहाँ पे हमारा, जैसे कि मैं बोल रहा था, कॉन्सेप्चुअल जो है हमारे यहाँ पे फर्स्ट आता है। इसके बाद हमारा डिटेल डिज़ाइन आता है।
तो यहाँ पे डिटेल डिज़ाइन में जैसे मैं कह रहा था कि आर्किटेक्ट के बाद जो हमारा प्लान आता है वो सिविल इंजीनियर के पास जाता है। सिविल से कहाँ पे आता है, फिर सिविल इंजीनियर के हो जाने के बाद स्ट्रक्चरल एनालिस्ट के बाद प्लान जाता है। अब स्ट्रक्चरल एनालिस्ट क्या करता है, एनालिसिस करता है कि अपना बिल्डिंग जो है वो सेफ है या नहीं है, और सारी डिटेलिंग देता है। और जब ये अप्रूव कर देता है प्लान को, सारे प्रॉब्लम्स और डिस्कशन हो जाने के बाद, क्योंकि अगर नहीं किया तो फिर से स्टेप वन से चालू करना पड़ेगा। यहाँ पे इसलिए मैंने इसे बोला था कंसेप्चुअल डिजाइन इज अ स्टेप जीरो, हम चालू स्टेप वन से करते हैं, हम मतलब इन द सेंस इंजीनियर। तो यहाँ पे स्टेप वन पे फिर से जाएंगे, फिर से थोड़ा सा एडिटिंग करेंगे। फिर जब ये एनालिसिस सक्सेसफुल होता है, अप्रूव होता है, फिर उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन स्टेज आता है। डॉक्यूमेंटेशन स्टेज क्या होता है, जो भी हमारी अथॉरिटी है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, तो मतलब बेसिकली सरकारी ऑफिस, सरकारी दफ्तर कह लो, वहाँ पे जाके परमिशन लेना। फिर अब यहाँ पे गए करप्शन और वो सारी बातें नहीं करेंगे क्योंकि दिस चैनल इज नॉट अबाउट दैट। तो जब ये अपनी अथॉरिटी से अपना सिक्का दे देते हैं, स्टैम्प, और अप्रूव कर देते हैं, उसके बाद हमारा आता है कंस्ट्रक्शन स्टेज पे। अब यहाँ पे कंस्ट्रक्शन स्टेज में कौन काम करता है, वो है बिल्डर एंड कॉन्ट्रैक्टर। तो यहाँ पे जो है सारा कंस्ट्रक्शन होता है बिल्डिंग का, जहाँ पे लेबर्स और वो सब काम करते हैं। और यहाँ पे साइट इंजीनियर भी आता है काम करने के लिए, तो साइट इंजीनियर एंड यहाँ पे ये भी कह सकते हो सुपरवाइजर एंड लेबर्स। तो ये सारे हमारे कंस्ट्रक्शन में आ जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट स्टेज हमारा आता है, वो है ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस। अब ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस में क्या है, जो ओनर रहेगा वो उसे ऑपरेट करेगा। अब यहाँ पे मेंटेनेंस के लिए कौन आएगा, ऑब्वियसली अगेन मेंटेनेंस का काम जो है, अगर डिफिकल्ट काम होता है तो इंजीनियर भी होता है उसके लिए, लेकिन उतना ज़्यादा उसका ज़रूरत नहीं होता एज कम्पेयर टू दिस टू पार्ट, ये जो दो पार्ट है इनके कंपैरिजन में। तो यहाँ पे बिल्डिंग का ऑपरेशन होता है, मेंटेनेंस होता है, तो ओनर यूज़ करता है, मेंटेन करता है, कुछ चीज़ें एडजस्ट करता है। तो बिल्डिंग का कुछ लाइफ स्पैन होता है, तो जो लाइफ स्पैन जो है उसे डिसाइड किया जाता है डॉक्यूमेंटेशन के स्टेज के बाद। जो हमारी अथॉरिटीज़ होती है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, सरकारी दफ्तर, तो वहाँ पे कुछ लाइफ स्पैन डिसाइड किया जाता है। ऐसा नहीं कि बिल्डिंग फॉर एवर रहेगी, उसके लिए फिर डिसाइड किया जाता है इतने इतने साल, एक्स नंबर ऑफ ईयर्स के लिए ये बिल्डिंग रहेगी। उसके बाद जो उसे क्या किया जाएगा, डिस्ट्रॉय किया जाएगा, डिमोलिशन। डिमोलिशन इसे ये भी कह सकते हैं, डीकंस्ट्रक्शन भी कहते हैं कई जगह पे इसको। तो डीकंस्ट्रक्ट किया जाएगा मतलब बिल्डिंग को तोड़ा जाएगा। बिल्डिंग को जब तोड़ेंगे तो जो हमारा एरिया यहाँ पे रहेगा, जो हमारा प्लॉट, तो वो प्लॉट तो वैसा का वैसा ही रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि फिर वो एरिया को, बिल्डिंग को तोड़ा, यहाँ पे जो भी बिल्डिंग थी उसे डिस्ट्रॉय किया। अब ये जो एम्प्टी स्पेस बचा है, ऐसा नहीं कि ओनर के नाम से वो निकाला जाएगा, नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। वहां पे ओनर क्या करेगा, फिर जो भी ओनर या फिर उसका बेटा या फिर नेक्स्ट जनरेशन, तो वो वहाँ पे मान लो एक बिल्डिंग बनाएगा, क्योंकि बंजर जमीन तो नहीं रहने वाला। और अगर शहर में रह रहे हो तो देख, तो घर के बाहर जाके देख लेना कि कहीं बंजर जमीन दिखती भी है क्या। सारी जगह के प्लॉट, घर मतलब घर बन चुके हैं, बिल्डिंग्स बन चुकी है। तो यही पे हमारा रीस्टार्ट होता है, सारी की सारी साइकिल क्या होती है, रीस्टार्ट। क्यों, क्योंकि डिमोलिशन हो जाने के बाद हमें वहां पे फिर से बिल्डिंग खड़ी करनी ही करनी है। ऐसा नहीं होगा कि वहां पे कोई लोग खेती करने लग जाएंगे, शहर में ये सब नहीं होता, गाँव वाँव में होता है, लेकिन यहाँ पे मैं शहर का एग्जांपल दे रहा हूँ। तो यहाँ से डिमोलिशन से क्या होगा, फिर से वो डिसाइड करेंगे कि अब जो नई जनरेशन होगी, नेक्स्ट जनरेशन में भी तो नया नया नई ट्रेंड्स के हिसाब से नई चीज़ें ऐड करना और वो सब रहेगा। तो वो डिसाइड करेंगे कंसेप्चुअल डिज़ाइन कि क्या क्या आएगा। फिर वो बनाने के लिए वापस से डिटेल डिज़ाइनिंग होगा, फिर उसका एनालिसिस होगा। अगेन सारी साइकिल फिर से कंटिन्यू होती रहेंगी, क्योंकि जो ज़मीन है, जो प्लॉट है, वो प्लॉट कहीं नहीं जाता, वो वहीं पे रहता है। जो बिल्डिंग है वो सिर्फ बिल्डिंग ही जाती है, आती जाती सिर्फ बिल्डिंग ही रहती है। प्लॉट फिक्स्ड है, प्लॉट का वहीं पे रहना है। तो ये सारी की सारी साइकिल जो होती है,
ये होती है हमारी बिल्डिंग लाइफ साइकिल। तो यहाँ पे इसी के साथ जो है हमारा इंट्रोडक्शन लेक्चर 1 जो है खत्म होता है। तो जाने से पहले 3 चीज़ जरूर करनी है, लेकिन एक चीज़ बता दूं कि डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया है, वो चेकआउट कर सकते हो। उसी प्लेलिस्ट में सारे लेक्चर जो अपलोड करूंगा, तो जब भी मैं लेक्चर अपलोड करता हूँ तो प्लेलिस्ट में ऑटोमेटिकली वो ऐड हो जाते हैं। तो प्लेलिस्ट को क्या करना है, सेव करना है, और उसका लिंक कहाँ है, अगेन डिस्क्रिप्शन में। तो जाने से पहले जो है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, और अपने व्हाट्सएप ग्रुप जो है कॉलेज का, फ्रेंड सर्कल, उनके साथ शेयर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।